टिश्यू कैसे होते, उड़ी होते। क्लियर? इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा फन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स व्हेन ओवर एक्सप्रेस वुड रिजल्ट इन राइस ग्रेन्स विद इंक्रीज्ड बीटा कैरोटीन कंटेंट। कौन सा ऐसा फॉलोइंग ओवर एक्सप्रेस किया जाता है तो बीटा कैरोटीन का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, ये MSQ क्वेश्चन था, मतलब यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था। तो चलो बता सकते हो आप यहां पर कौन सा आंसर होगा। रिया कह रही है कि आंसर 4th होगा, लेकिन यहां पर ये MSQ था। तो आप देख सकते हो पाथवे आपको यहां पर दे रखा है। इस पाथवे के अकॉर्डिंग जाओगे तो जेरेनिल डाइफॉस्फेट, तो यहां पर एक एंजाइम काम करता है फाइटोइन सिंथेज। इस फाइटोइन सिंथेज की वजह से फाइटोइन बनता है, फिर यहां पर फाइटोइन डीसैचुरेज काम कर तो बनता है जीटा कैरोटीन, और यहां पर लाइकोपिन बनता है, और लाइकोपिन से आप अल्टीमेटली क्या बनाओगे, बीटा कैरोटीन, जिससे आप विटामिन ए बना सकते हो, या उसको हम कहते हैं प्रो विटामिन ए। तो दो एंजाइम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटोइन सिंथेज। वन एंजाइम इज फाइटोइन सिंथेज एंड सेकेंड जो आपको यहां पर दिख रहा है वो कौन सा है, कैरोटीन डीसैचुरेज। क्लियर? ईपीएसपी सिंथेज जो है उसका यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। इनॉल पायरुवेल शिकेमिड 3 फॉस्फेट सिंथेज जो है वो हम देखते हैं शिकेमिड एसिड पाथवे के अंदर, वहां पर जो राउंड अप है इसको इनहिबिट करता है, तो ये यहां का है नहीं। क्लियर? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 कैरोटीन डीसैचुरेज, जो इस पाथवे के अंदर आगे काम करता है, और फाइटोइन सिंथेज। तो ये एक MSQ क्वेश्चन था एंड इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 1 और 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब MSQ सॉल्व करने में आपको क्या दिक्कत थी, आराम से आप MSQ को सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? तो ये होगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन जो है यहां पर, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज, एक डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज है, ओबेइंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को ओबे कर रहा है। लोकस रेगुलेटिंग फ्लावर कलर हैज 2 अलील्स आर एंड स्मॉल आर, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है। इंडिविजुअल्स विद कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर जीनोटाइप्स प्रोड्यूस रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर कैपिटल आर होगा तो वो रेड प्रोड्यूस करेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तो वो पिंक प्रोड्यूस करेगा, एंड स्मॉल आर होगा तो वो व्हाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। इफ द रेशियो ऑफ रेड, पिंक एंड व्हाइट फ्लावर प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज 6:3:1, अगर and then the frequency of R allele in the population would be। अब आप देख सकते हो कैपिटल आर स्मॉल आर, अगर ये कितने मिल रहे हैं 6, तो अगर परसेंट में निकाल दो इसको 60 कर देते, इसको परसेंट निकाल दो इसको क्या करते 30 करते, और यहां पर जो 1 है तो 1 यहां पर क्या करते 10 करते। ठीक है, क्योंकि परसेंट में पूछा, परसेंट में 100 में से पूछते हैं। तो इसके पास स्मॉल आर है और इसके पास भी स्मॉल आर है, पिंक वाले के पास और व्हाइट वाले के पास। तो व्हाइट कितने हैं 10, पिंक में आधे, टोटल 30 है, उसमें से हाफ जो है वो हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहां पर एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है, तो हाफ हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पर 30 के हाफ कितना हो जाएगा 15, तो 15 प्लस ये 10, यहां से 15 पकड़ेंगे और ये प्लस 10, टोटल कितने हो जाएंगे 25। 100 में से 25 मतलब कितने परसेंटेज
25% जो होंगे वो यहां पर क्या होंगे, तो हमारे आर अलील को कैरी करते होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, यहां पर आंसर आपको परसेंट में पूछा है, तो अगर आपने 0.25% दे रखा है तो वो गलत है। आपको 25 ही लिखना था, तब जाके आपका वो सही हो जाएगा। प्रिंसी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रोजिलिन, यू आर राइट। सुमित्रा, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंजल 0.25 नहीं 25 करती तो और बेटर होता। सुमित्रा 20 नहीं आएगा, 25 आएगा। क्लियर? तो दिस इज थर्ड। द नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्लांट फिजियोलॉजी से ये क्वेश्चन आया था, और यहां पर कहा है फाइटो एलिक्सिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ये डेफिनेटली पैथोजन के अगेंस्ट अटैक करने के लिए यूज किया जाते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू फाइटो एलिक्सिन्स। यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है। सबसे पहला, फाइटो एलिक्सिन्स आर अबंडेंट इन प्लांट अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल गलत बात है। फाइटो एलिक्सिन्स कंसेंट्रेशन इज रेज्ड और इंक्रीज ड्यूरिंग द इन्फेक्शन टाइम, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है और आपको इनकरेक्ट पूछा है, तो यही पर बात खत्म होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। यस, साजिम, पोलमी, जेएस, सुमित्रा, प्रिंसी, अंकिता, रिया, रोजी, अनुराधा, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंट होस्ट्स प्रोड्यूस फाइटो एलिक्सिन ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल नेचर, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही बात है ना। जो सोयाबीन और मतलब अलग अलग लेग्यूमिनस प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन सा होता है, तो वहां पर हमने कहा है अल्फा अल्फा होता है। लेकिन जो टोमेटो पोटैटो होता है उनके अंदर कौन सा होता है, सेस्किटर्पिन होता है। तो अलग प्लांट जो है वो अलग टाइप का, अलग केमिकल नेचर का फाइटो एलिक्सिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये तो हमने प्लांट फिजियोलॉजी क्लास में पढ़ लिया था। फाइटो एलिक्सिन बिलोंग टू सेकेंडरी मेटाबॉलिक, बिल्कुल सही बात है। फाइटो एलिक्सिन जो है वो सेकेंडरी मेटाबॉलिक की क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट। फाइटो एलिक्सिन्स हैव एंटी फंगल एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इन जनरल हम कहते हैं कि दे आर स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल एजेंट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करते हैं। यस, दे हैव नोन एंटी फंगल एक्टिविटी, फंजाई के अगेंस्ट भी ये काम करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, क्योंकि आपको इसमें निकालता इनकरेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही है, बाकी 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्लियर? सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये आंसर समझ में आ गया है तो गाइज लाइक करो वीडियो को। इतने सारे व्यूअर्स मुझे एक टाइम पे लाइव दिख रहे हैं यहां पर, आप लाइक ही नहीं कर रहे वीडियो को। चलो फटाफट से जल्दी से लाइक कर दो। अब इससे सिंपल क्वेश्चन तो आपको पेपर में मिल नहीं सकता। एक मैच करना है बस आपको, एक मैच करोगे तो पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, और इसमें 2-3 मैच हम आराम से कर सकते हैं। भले आपको ग्रुप 1, 2, 3 ये बड़े बड़े यहां पर दिख रहे कि इसकी जरूरत नहीं है हमें। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कहा है यहां पर कि फाइंड द करेक्ट मैच अमंग द प्लांट स्पीसीज इन ग्रुप 1, the predominant phytochemicals in group 2 and economic medicine used in group 3। क्लियर? तो इसमें अब ये कुछ भी दे रखा है। सबसे पहले हमें पता है ना, कैथरेंथस रोजेस जो होता है उससे विनक्रिस्टिन निकालते हैं, है ना। कैथरेंथस रोजेस से क्या करते हैं, विनक्रिस्टिन होता है। तो यहां पर ये जाएगा कौन सा, आर का जाएगा 1, तो आर का 1 कहां पर है, आर का 3 है, आर का 4 है, आर का 5 है, आर का 1 है, आंसर इज 3। बात खत्म हो गई। यहां पर आर का 1 एक ही जगह पर है, आंसर इज 3, हो गया हमारा आंसर। इसको अगर सपोर्ट करना है तो हमें पता है पेपेवर सोमनीफेरम से कितनी बार अब तक ये गेट में आ चुका है। ऐसा लगता है कि गेट का हमेशा का ये एक प्लांट फिक्स होता है
इसके ऊपर आता ही है पेपेवर, सोमनिफेरम, मॉर्फाइन निकालते हैं। तो टी का होना चाहिए 4। ये देखो यहां पर टी का 4 दे रखा है, और आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। ग्लिसरिया स्पीसीज अगार, क्यू का 3। बाकी आप आराम से मैच कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा 3। क्लियर? एस और नो? वेरी गुड। तो बहुत बढ़िया किया सब लोगों ने। यस, शहाना, जेएस, पोलमी, रश्मि, रोजलिन, रिया, अनु, बिल्कुल सही किया आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारा है नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। 2 ग्रुप दे रखे, एक ग्रुप में आपको जीएमओ दे रखा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, विद द करस्पॉन्डिंग जेनेटिक एलिमेंट इन ग्रुप 2, है ना। तो इसमें अब क्या है, आपको पूछा है, एक तो हमें पता है कब से पढ़ते आ रहे हैं हम, इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, ये तो कब से आ रहा है क्वेश्चन, ये 12 से हम पढ़ते आ रहे हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन। बीटी का है प्रोटीन, तो आर का होना चाहिए 4, आर का 4 यहां पर है, आर का 4 यहां पर है, आर का 4 यहां पर है, तो एक ही ऑप्शन यहां से एलिमिनेट हो गया, इससे काम नहीं बना। लेकिन पता है ना, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट सोयाबीन, अभी जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें ईपीएसपी सिंथेस दे रखा था, तो ये यहां पर जाएगा, तो क्यू का आएगा 1, तो क्यू का 1 यहां पर है और क्यू का 1 यहां पर है, तो ये ऑप्शन गया। अब या तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा या ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब ये देखो ना, सोयाबीन विद मॉडिफाइड ऑयल कंटेंट, ऑयल की बात आती है, तो डेफिनेटली यहां पर ये डीसैचुरेज वाला कुछ ना कुछ एंजाइम होता होगा, वो काम करता है। और ये नहीं पता हमें, तो ये तो पक्का पता है ना, टोमेटो विद डिलेड फ्रूट राइपनिंग, पॉलीगैलेक्टो यूरेनेज जो होता है, किस तरीके से टोमेटो की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो पी का क्या हो जाएगा 3, तो पी का 3 यहां पर है, पी का 2 है यहां पर, तो ये भी गलत हो गया। द करेक्ट आंसर वुड बी 4। बहुत बढ़िया अंकिता, प्रोमा, रेशमी, सहाना, यस बिल्कुल सही किया सबने। रिया, सलह, उमेश, रोजलिन, बहुत बढ़िया, सबने यहां पर बहुत अच्छे से किया है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 4। तो अभी तक आपने 6 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से टैकल करके अपने जो मार्क्स है वो सिक्योर किए हैं। तो बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा किया आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो ये क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्या है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट्स is are not parts of cytoskeleton in angiosperms? Which of the following cellular components is are not a part of cytoskeleton in angiosperm? तो एक तो हमें पक्का पता है कि यहां पर सेंट्रियोल जो है वो पार्ट नहीं होते। इंटरमीडिएट फिलामेंट को थोड़ा वेट करते हैं हम। माइक्रोफिलामेंट, यस दे आर प्रेजेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर प्रेजेंट। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स होते, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते, सेंट्रियोल नहीं होते। हालांकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में इतना कहीं पर प्लांट में बोला नहीं रखा है। इसके ऊपर मैंने बहुत सारा सर्च किया, अलग अलग बुक्स रेफर की, अलग अलग आर्टिकल्स रेफर किए, तो कहीं पर तो लिखा हुआ मिला है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यहां तक क्या केराटिन्स भी है वो भी प्लांट्स के अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन ये वही बात है कि इतना ज्यादा कुछ क्लियर कट कहीं पर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे नहीं रखी है। ठीक है,
तो भले ये एमएसक्यू हो, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर सिर्फ 1 ही होना चाहिए। और अगर 1 के साथ कोई और ऑप्शन बनता है तो हो सकता है कि वो सेकंड आए, लेकिन मुझे लगता है कि सेकंड आंसर आएगा, सिर्फ 1 ही आंसर आएगा अगर वो एमएसक्यू होगा तो भी, क्योंकि इंटरमीडिएट फिलामेंट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ये लिखा है बहुत सारी जगह पर। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट में कोई डाउट ही नहीं, वो तो होते ही होते, उनमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन देखते हैं फाइनल आंसर क्या है, क्या आता है गेट की तरफ से, वो हम एक बार उसके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर। तो 7 का आंसर हमने 1 लिख लिया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको लगा होगा ये देख के क्वेश्चन क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जितनी इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था और आराम से आप सॉल्व कर सकते थे। क्या पूछा है यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर, आप देख सकते हो अच्छे से। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन सीड्स जर्मिनेशन इन वेरियस जीनोटाइप्स अंडर डिफरेंट लाइट कंडीशन आर गिवन वेयर दिस साइन एंड एक्स, ये मतलब ये रॉन्ग का, इंडिकेट जर्मिनेशन एंड द लैक ऑफ रिस्पेक्टिवली। ऐसा है तो जर्मिनेशन है, ऐसा है तो जर्मिनेशन नहीं है। क्लियर। अब आप देख रहे हो ब्लू, रेड, फार रेड, व्हाइट एंड डार्क, ये कंडीशंस गिवन है, डिफरेंट लाइट दी है, प्लस डार्क में भी रखा है, और जोन टाइप दे रखा है आपको, वाइल्ड टाइप दे रखा है, क्राई म्यूटेंट दे रखा है, 5 म्यूटेंट दे रखा है, 5B म्यूटेंट दे रखा है, VP1 म्यूटेंट दे रखा है। और इसमें बोला है बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट। एक बार आप यहां से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो वाइल्ड टाइप है तो ब्लू लाइट दो जर्मिनेशन होता है, रेड लाइट दो जर्मिनेशन होता है, फार रेड लाइट दो जर्मिनेशन होता है, व्हाइट दो जर्मिनेशन होता है, डार्क में कहीं पर भी जर्मिनेशन हो रहा है एक्सेप्ट VP1 म्यूटेंट। डार्क में हर जगह जर्मिनेशन हो रहा है एक्सेप्ट VP1 म्यूटेंट, यानी कि ब्लू लाइट में जर्मिनेशन हो रहा है, रेड में हो रहा है, फार रेड, व्हाइट में हो रहा है। क्राई1 म्यूटेंट होना तो ब्लू लाइट में जर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन रेड में हो रहा है, फार रेड में हो रहा है, व्हाइट में हो रहा है। 5A म्यूटेंट हो तो ब्लू में हो रहा है, रेड में हो रहा है, फार रेड में नहीं हो रहा है, व्हाइट में हो रहा है। 5B म्यूटेंट ब्लू में हो रहा है, रेड में नहीं हो रहा है, फार रेड में हो रहा है, व्हाइट में हो रहा है। VP1 म्यूटेंट हर जगह हो रहा है, ब्लू, रेड, फार रेड एंड व्हाइट हर जगह हो रहा है। अब यहां पर करेक्ट पूछा है हमें। अब इसमें सिंपल देखो, ऑल द 3 लाइट क्वालिटीज ब्लू, रेड एंड फार रेड आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। ठीक से ऑप्शन को पढ़ो। ऑल द 3 लाइट्स ब्लू, रेड एंड फार रेड आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। सारे नहीं लगते, सारे लाइट्स आपको रिक्वायर्ड यहां पर नहीं है। यहां पर देखो ना, ब्लू लाइट है फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि क्राई म्यूटेंट है, तो ब्लू में हो सकता है, रेड में हो सकता है, फार में हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे साथ में हो चाहिए, इसलिए पहला ऑप्शन जो है वो गलत होगा। क्लियर। तो ये गलत होगा। फिर नेक्स्ट पूछा है यहां पर, इसमें कहा है एनी वन ऑफ द 3 लाइट क्वालिटीज ब्लू, रेड एंड फार रेड इज सफिशिएंट टू इंड्यूस। ये सही बात है, कोई भी ब्लू हो तो भी हो सकता है, रेड हो तो भी हो सकता है, फार रेड हो तो भी जर्मिनेशन पॉसिबल है, तो सेकेंड इज करेक्ट। क्लियर। थर्ड दे रखा है द क्राई1, 5A, फाइटोक्रोम B प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लू, रेड एंड फार रेड लाइट परसेप्शन रिस्पेक्टिवली। क्राई1 आप देख सकते हो यहां पर क्राई1 है तो क्राई1 म्यूटेंट है तो ब्लू लाइट देने पर जर्मिनेशन नहीं होता, रेड देने पर हो रहा है, फार रेड में हो रहा है, व्हाइट देने पर हो रहा है, तो क्राई1 के लिए कौन सी लाइट चाहिए, ब्लू। तो क्राई1 यहां पर है और यहां पर ब्लू है, सही बात है। फाइटोक्रोम A को देखो, फाइटोक्रोम A को ब्लू में हो रहा है, फाइटोक्रोम A म्यूटेंट ब्लू में जर्मिनेशन शो कर रहा है,
रेड में शो कर रहा है और फार रेड में शो नहीं कर रहा है। तो फाइटोक्रोम ए को कौन सी लाइट चाहिए? रेड नहीं चाहिए, फार रेड चाहिए, लेकिन यहां पर कौन सी रखिए? रेड, तो ये गलत है। फाइटोक्रोम बी देखिए आप, फाइटोक्रोम बी में ब्लू में हो रहा है, रेड में नहीं हो रहा है, फार रेड में हो रहा है, व्हाइट में हो रहा है। फाइटोक्रोम बी म्यूटेंट में रेड में नहीं हो रहा है, इसका मतलब फाइटोक्रोम बी के लिए क्या चाहिए? फार रेड नहीं, रेड चाहिए, इसलिए गलत है। तो इसका सेकेंड आंसर जो है वो सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी तो यहां पर है, वो भी देखना पड़ेगा। द VP1 म्यू प्रोटीन इज अनलाइकली टू बी इन्वॉल्व इन लाइट परसेप्शन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप देख सकते हो यहां पर चाहे VP1 म्यूटेंट हो, ब्लू में हो रहा है, रेड में हो रहा है, फार रेड में हो रहा है, व्हाइट में हो रहा है, इवन डार्क में भी हो रहा है, हर इसमें हो रहा है। इसका मतलब क्या? VP1 का और इसका कोई लेन देना नहीं है। और VP1 प्रोटीन जो आप देखोगे तो वो विविपैरिटी में इन्वॉल्व होता है, वो एम्ब्रियो का मैचुरेशन प्रोमोट करने में इन्वॉल्व होता है। तो इसका यहां पर सेल जर्मिनेशन कोई लेन देना नहीं है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ठीक है, और इसके साथ सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सेकेंड एंड फोर। किसने किसने सेकेंड एंड फोर दिया है? किसी ने 1 एंड 4 दिया है? यस, रिया यू आर राइट, शाजिम यू आर राइट, विपम प्रोटीन इज नॉट लाइकली टू बी इन्वॉल्व, यस यू आर राइट। मुदासिर, संजू कुमार, इफ MSQ क्वेश्चन में 1 आंसर राइट हो तो सेकंड रॉन्ग हो, कंप्लीट क्वेश्चन ही रॉन्ग माना जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक भी सही होता है MSQ में, एक भी सही हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर महावीर सेन, यस यू आर राइट, बिल्कुल सही है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा 2 एंड 4। क्लियर? मैंने एक ही दिया है, एक नहीं देना, नहीं, वैसा नहीं करना पड़ेगा। MSQ में आपको सारे सही, जितने उनके करेक्ट होंगे वो सारे आप डालेंगे तो ये आपका सही होगा। नहीं, 3 एंड 4 नहीं, ऑप्शन जो है सेकेंड एंड फोर्थ इज करेक्ट। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट in the context of hybrid plant generation using Barnes and Barstar based male sterile lines। मैंने आपको कहा था DBT के अंदर 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। DBT में क्वेश्चन आता है, अगर वही कंसेप्ट आपने वहां पर पढ़ा होता तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आता। बार्नेज ऐसा जीन है जिससे एक mRNA बनता है टेपेटम में, ठीक है, सॉरी आरएनएज बनता है, और बार्नेज से आरएनएज बनता है, और वो आरएनएज जो है वो कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, और उस बार्नेज का इनहिबिटर होता है कौन? बारस्टार। तो एक क्या करता है? स्टर्लिटी को इंड्यूस करता है, और उस स्टर्लिटी को रिस्टोर करने का काम दूसरा करता है कौन? बारस्टार। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि बार्नेज और एक बारस्टार। बार्नेज इज टू इंड्यूस स्टर्लिटी, बारस्टार इज टू रिस्टोर स्टर्लिटी, ठीक है। सो बार्नेज एंड बारस्टार आर यूज टू जनरेट द रिस्टोरर लाइन एंड मेल स्टर्लिटी लाइन रिस्पेक्टिवली। गलत बात है, बार्नेज इज नॉट रिस्टोरर लाइन, बार्नेज इज फॉर स्टर्लिटी एंड बारस्टार इज फॉर रिस्टोरर लाइन। तो ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? बारस्टार इनहिबिट्स बार्नेज, ये बिल्कुल सही बात है। बार्नेज जो है उसको इनहिबिट करता है कौन? बारस्टार, दिस इज करेक्ट। बार्नेज इनहिबिट बारस्टार, ये गलत बात है, उल्टा दे रखा है। देन बार्नेज एंड बारस्टार are used to generate the male sterile line and the restorer line respectively. Barnase is for sterile line, Barstar is for restorer line. This is the correct answer. So correct answer जो यहां पर होगा वो होगा 2 and 4. क्लियर?
So bar star inhibits Barnase, and Barnase is to create sterile line. Bar star is to restore the sterile line. So correct answer is 2 and 4. Sanju Kumari, you are absolutely right. Vishwakarma Durga, you are right. Princey, yes, you are right. अशोक कुमार, उसके लिए आप हमारे वेबसाइट से हमें कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन इन डिटेल दी जाएगी. रोजलिन, यू आर राइट. अंकिता, यू आर राइट. देन नेक्स्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन. द डायग्राम डिस्क्राइब्स द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर पैटर्निंग इन एरोसिस वेयर द ए, बी एंड सी फंक्शन are operational in the world 1 plus 2, 2 plus 3 and 3 plus 4 respectively. तो A कहां काम कर रहा है 1 plus 2, B कहां पर काम कर रहा है 2 plus 3, C कहां पर काम कर रहा है 3 plus 4. ठीक है. देन इन द वाइल्ड टाइप फ्लावर है, removal of A or C function result in floral arrangement like carpel, stamen, carpel or sepal, petal, petal, sepal respectively. अगर A को निकाल दिया, ठीक है, तो हमें दिखता है कार्पेल, स्टेमेन, कार्पेल. C को निकाल दिया तो सेपल, पेटल, सेपल respectively. Based on this observation, which one of the following molecule pathways is correct for floral organ pattern generation? Arrow indicates the activation and bar indicates inhibition. This is activation and this is inhibition. Clear? अब इसमें सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, आपको एबीसी मॉडल तो पता है ना. तो अगर ए म्यूटेंट हो तो उसकी जगह कौन लेगा सी म्यूटेंट उसकी जगह कौन लेगा ए. अगर सेपल्स नहीं बने उसकी जगह क्या बनेगा कार्पेल की जगह क्या बनेगा सेपल्स. इतना पता है. अब ये देखो इस जगह पर ये डायग्राम है, इसमें आप क्लियर देख सकते हो ये ए है तो वर्ल 1, 2, 3 एंड 4. तो 1 plus 2 ए काम कर रहा है, 2 plus 3 बी काम कर रहा है और 3 plus 4 यहां पर सी काम कर रहा है. ए बी सी. अब आपको पूछा है कि कौन सा पाथवे करेक्टली यहां पर है. अगर मान लो ए गया तो ए को कौन रिप्लेस कर रहा है, ए की जगह कौन आ रहा है सी. और सी गया तो सी की जगह कौन आ रहा है ए. तो इसका मतलब सी की जगह पर ए कब आता है जब सी खुद गायब होता है, और ए की जगह सी कब आता है जब सी गायब होता है. वाइस वर्सा है ना. मतलब ए जो है वो सी की जगह पर एक्सप्रेस करना चाहता है लेकिन नहीं हो रहा है, और सी जो है वो ए की जगह एक्सप्रेस करता है लेकिन वो नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या होता है कि जो ए है वो क्या कर रहा है इनहिबिट कर रहा है सी को, और सी इनहिबिट कर रहा है किसको ए को. यही तो हो रहा है ना. अगर ए को आपने हटा दिया, मान लो ए को म्यूटेट कर दिया, तो अब क्या ए सी को इनहिबिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा. और सी का इनहिबिशन नहीं होगा, सी हर जगह पर बनेगा, हर वर्ल्ड में बनेगा. अगर आपने मान लो कि ये छोड़ दिया आपने यहां पर, अगर आपने सी को म्यूटेट कर दिया, फॉर एग्जांपल सी आपने म्यूटेट कर दिया, अब ए को इनहिबिट कर पाएगा सी नहीं कर पाएगा. तो सी अब क्या होगा हर वर्ल्ड के अंदर एक्सप्रेस होगा. हम ऐसा पढ़ते ना फ्लावरिंग मॉडल ये वाला. तो यहां पर हम कहते हैं कि सेपल बनता है, यहां पर पेटल बनता है, यहां पर स्टेमिन बनता है और एक जगह पर कार्पेल बनता है. क्योंकि यहां पर सिर्फ ए होता है, यहां पर ए प्लस बी होता है, यहां पर बी प्लस सी होता है और यहां पर सिर्फ सी होता है. ठीक है. अब ए क्या कर रहा है, ए इज इनहिबिटिंग सी और सी इज इनहिबिटिंग ए.
अगर मान लो कि मैं ए को गायब कर दूं, ए को मैंने म्यूटेट कर दिया, तो ए म्यूटेंट हो गया। तो अब ए जो है वो म्यूटेंट हो गया, तो अब सी का इनिबिशन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहां पर सी का इनिबिशन नहीं होगा, तो अब ये इनिबिशन हट जाएगा, तो सी फ्री है। और सी कहां पर एक्सप्रेस करेगा, सारे वॉल्स में एक्सप्रेस करेगा। और सारे वॉल्स में अगर सी एक्सप्रेस हो गया तो फिर अब यहां पर क्या बनेगा, ये कार्पेल बनेगा और दिस इज स्टेमिन। ऐसा ही वाइस और ऐसा होगा किसके बारे में, तो हमारा जब ए म्यूटेंट होगा तो सॉरी सी म्यूटेंट होगा तो उसकी जगह ए जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड। क्लियर, यस और नो। बहुत सारे लोगों ने थर्ड कहा है, जो बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स कंट्रोल ग्रेविट्रोपिज्म इन द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स के रूट्स के अंदर ग्रेविट्रोपिज्म को कंट्रोल कौन करता है। तो हम कहते हैं ना, ये रूट जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, मतलब ऐसा नीचे जो सॉइल में जाते हैं, जितना डीप जाएंगे ग्रेविटी तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, ग्रेविटोपिज्म कह रहे हैं। तो ये रूट की जो सेल है, सपोज ये रूट की सेल से यहां पर, इसमें से रूट की एक सेल निकाली, ये एक रूट सेल है। इस रूट सेल के अंदर एक अमाइलोप्लास्ट है, और ये अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो डेंस होता है। तो रूट की सेल में एक अमाइलोप्लास्ट है, ठीक है। और इस अमाइलोप्लास्ट को हम स्टैटोलिट्स भी कहते हैं। और ऐसी सेल जिसके अंदर स्टैटोलिट्स है उसको हम कहते हैं स्टैटोसाइट्स। और ये अमाइलोप्लास्ट डेंस होते, जो ग्रेविटी को सेंस करते, इसलिए उसकी ग्रोथ जो होती है वो नीचे होती है। तो करेक्ट आंसर इज अमाइलोप्लास्ट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्लियर, यस और नो, वेरी गुड। चलो, जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया, जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपके सारे वीडियो सॉल्यूशन आने वाले, गेट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आने वाली है, ठीक है। हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर आपको कहां पर अवेलेबल होगा विद अप्रोप्रिएट आंसर्स, वो भी आपको इसी चैनल से पता चल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल है। यहां पर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पोर्स एंड गैमेट्स इज करेक्ट। स्पोर्स और गैमेट्स के बारे में क्या करेक्ट है। नाइदर स्पोर्स नॉर गैमेट्स कैन डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस, बिल्कुल गलत बात है। स्पोर्स को डायरेक्टली माइटोसिस में जाने से कौन रोक सकता है, क्या दिक्कत है वहां पर, वो तो आराम से जा सकते हैं ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पोर्स कैन डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस वेयर गैमेट्स कैन नॉट, दिस इज द करेक्ट आंसर। गैमेट्स फर्दर क्यों डिवाइड करेंगे, उनको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। स्पोर्स जब भी अपनी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट करेंगे तो जर्मिनेट करेंगे, स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो क्या होगा, माइटोसिस करेंगे ना आराम से। तो करेक्ट आंसर इज सेकेंड, जहां पर स्पोर्स एंड गैमेट्स दोनों भी जा सकते हैं। कहां पर, सॉरी, स्पोर्स कैन नॉट एंटर इनटू माइटोसिस एंड गैमेट्स क्या, उल्टा हो गया। स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली माइटोसिस में जा सकते हैं, गैमेट्स कैन नॉट। गैमेट्स कैन डायरेक्टली अंडरगो माइटोसिस वेयर स्पोर्स कैन नॉट, ये गलत है। और बोथ तो नहीं जा सकते। गैमेट्स को आगे क्यों डिवाइड करना है मुझे बताओ आप। क्लियर, वेरी गुड सुमित्रा, अगर आपका भी सही हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा सेकेंड।
क्लियर। नेक्स्ट, चलो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको आपको दिमाग लगाना था अच्छे तरीके से, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। मैच द सेल टिश्यू टाइप्स इन ग्रुप 1 with their corresponding total DNA content in group 2 of a typical diploid angiosperm। ये वर्ड यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सी डिनोट्स डीएनए कंटेंट इन हैप्लॉइड जीनोम। क्लियर। तो ग्रुप 1 में क्या दे रखा है? पोलन ट्यूब, मेगास्पोर मदर सेल, सिनर्जीड, एम्ब्रियो सैक प्रायर टू फर्टिलाइजेशन। ग्रुप 2 में 1C 2C 3C 4C और 8C दे रखा है। सबसे पहले पोलन ट्यूब जो है, वो पोलन ट्यूब हम 1C को पकड़ेंगे। पोलन ट्यूब हैप्लॉइड होती है, भले उसके अंदर 2 मेल गैमेट हो, तो कुछ लोगों ने 3C वाला दिमाग लगाया होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन बैठता ही नहीं जो P के साथ 3 जाए। P1 P2 P1 P2 2 ही है, तो हम 3C नहीं पकड़ सकते, तो 2C भी नहीं पकड़ सकते, उसको क्या पकड़ेंगे? 1C, है ना। इसमें 2 मेल गैमेट होते हैं, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट होते हैं और एक जो है वो उसका खुद का न्यूक्लियस होता है। तो पोलन ट्यूब का क्या स्टेट है? खुद का 1C। तो P1 जो है वो आएगा और ये आएगा। मेगास्पोर मदर सेल क्या होगी? 2 होगी, तो Q का क्या आएगा? 2। सिनर्जिड क्या होगी? ऑब्वियसली सिनर्जिड सेल क्या है? हैप्लॉइड है, तो 1C आएगा। हट गया। क्लियर। देन एम्ब्रियो सैक प्रायर टू फर्टिलाइजेशन 8C होगा। होता ना, 2 सिनर्जिड सेल होती है, 2 पोलार न्यूक्लियर होते हैं, एक उनके बीच में एक होता है, मतलब एक जो है 2 सिनर्जिड सेल्स के बीच में एक सेल होती है। टोटल 3 हो गए, एंटीपोडल सेल्स 3 हो गई, और 2 जो है 2 न्यूक्लियर जो है वो पोलर न्यूक्लियर। ऐसे टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। यस रंजन, यू आर राइट कि वहां पर 3 गैमेट, मतलब देखो पोलन ट्यूब इटसेल्फ हैप्लॉइड है, उसके पास एक ही न्यूक्लियस है। मेल के 2 गैमेट्स उसके अंदर है, मेल के 2 गैमेट्स उसके अंदर है, टोटल 3C हो गया। लेकिन 3C वाला यहां पर कोई भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, तो अब आप 2C के साथ नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा 1C के साथ। नेचुरली अगर हम देखें, जब पोलन ट्यूब बनती है तो उसका स्टेटस क्या होता है? पोलन ट्यूब का, उसके पास एक ही न्यूक्लियस होता है, 1C हो गए ना, ऐसा नो। तो इस तरीके से यहां पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो फर्स्ट ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछ रखा है सिंपल वाला, द स्ट्रक्चर ऑफ 4 प्लांट हॉर्मोन्स आर शोन, आइडेंटिफाई द करेक्ट हॉर्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ कोलेप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल व्हाइट लाइट। मतलब यहां पर आपको फोटोट्रोपिज्म फिनोमेनन के बारे में पूछा, और हमें पता है कि फोटोट्रोपिज्म में कौन इन्वॉल्व होता है? तो ऑक्सीन इज इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म। तो इसमें से आपको ऑक्सीन का स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई करना था। करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर ये ऑक्सीन का स्ट्रक्चर है। क्लियर। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही कहा है रोजलीन, यहां पर आपने कहा है कुमार कानिया, सलाह, रश्मि, प्रिंसी, जेएस, रिया, अंकिता, प्रिंसी। क्लियर। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन है। द फिगर शोज the germination percentage of imbibed seeds treated with the given sequence of red, that is capital R, and far red
ठीक है, कैपिटल एफ लाइट, ईच एक्सपोजर लास्टिंग 5 मिनट्स, द परसेंटेज ऑफ germination was scored after 72 hours in darkness at 25 degrees Celsius. Based on this, which one of the following option is correct? See, यहां पर दे रखा है जर्मिनेशन इन परसेंटेज, ठीक है, जर्मिनेशन इन परसेंटेज दे रखा है यहां पर। अब इस जगह पर रेड लाइट दी, तो रेड लाइट देने के बाद जर्मिनेशन इतना हुआ, फिर रेड देने के बाद फार रेड लाइट दी तो जर्मिनेशन जो है वो इतना हो गया, कम हो गया। यानी कि रेड लाइट देते तो जर्मिनेशन बढ़ता है और फार रेड लाइट देते तो जर्मिनेशन कम होता है। यहां पर पहले रेड दी, फार रेड दी और फाइनल रेड दी तो जर्मिनेशन इतना हो गया। तो फाइनल रेड होता है तब जर्मिनेशन ज्यादा होता है, फाइनल फार रेड होता है तो जर्मिनेशन कम होता है। यहां पर देखो फाइनली रेड दिए, पहले रेड दिया, फार रेड दिया, रेड दिया, फार रेड दिया, फाइनल रेड दिया तो जर्मिनेशन और बढ़ गया। और यहां पर फार रेड दी रखी है तो और जर्मिनेशन कम हो गया। रेड दे तो जर्मिनेशन बढ़ता है, फार रेड तो कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट, red light induces seed germination whereas far red inhibits it. Both red and far red light induces seed, गलत बात है। Both red and far red light inhibits seed germination, wrong. Red light inhibits, red light क्यों inhibit करेगी? red light तो क्या कर रही है? Induce कर रही ना। तो रेड लाइट इज इंड्यूसिंग सीड जर्मिनेशन वेयर एज फार रेड लाइट इज इनहिबिटिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट, मैच द मॉडिफाइड ऑर्गन्स इन ग्रुप 1 with their corresponding prototypic forms in group 2 and choose the correct option। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। एक बोला है टेंड्रिल्स इन ग्रेप वाइन, टेंड्रिल्स इन गार्डन पी, स्पाइंस एंड थॉर्न्स। इतना तो पक्का पता है कि स्पाइंस आर मॉडिफाइड लीफ एंड थॉर्न्स आर मॉडिफाइड स्टेम। ये प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। तो आर का 1 होना चाहिए, आर का 2 होना चाहिए और एस का 1 होना चाहिए। आर का 2 और एस का 1, आर का 1 एस का 2 तो ये गलत हो गया। आर का 1 और एस का 2 तो ये भी गलत हो गया। तो आर का 2 और एस का 1, लेकिन अब P1 और Q1 क्या टेंड्रिल्स इन ग्रेप वाइन मॉडिफाइड स्टेम है और टेंड्रिल्स इन गार्डन पी मॉडिफाइड लीफ है। ठीक है, तो टेंड्रिल्स इन गार्डन टेंड्रिल्स इन ग्रेप वाइन जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है और टेंड्रिल्स इन गार्डन पी वो मॉडिफाइड लीफ है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर क्या? फोर्थ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि टेंड्रिल्स जो है वो ग्रेप वाइन में और गार्डन पी में सेम ही देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। क्लियर? Yes or no? Yes, very good. उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब IFS ऑनलाइन। ठीक है, देन इन ए डिप्लॉयड प्लांट स्पीसीज the T allele produces tall individual
and is completely dominant over small t allele. Capital T is dominant over small t. That produces short individual. Similarly, W allele produces round seed and is completely dominant over small w allele. That produces linked. क्लियर? एक्चुअली उल्टा हो गया. If a parent with TTWW genotype is crossed to another parent with small t, small t, small w, the fraction of F2 population produced by the fusion of recombinant gametes would be. ठीक है, तो कैपिटल टी होगा, कैपिटल डब्ल्यू और इसका क्रॉस किया स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू के साथ. यहां से गैमेट्स क्या बनेंगे? तो यहां पर से गैमेट बनेंगे कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, एक गैमेट बनेगा. इस साइड से स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू, ये गैमेट बनेगा. तो F1 में यहां पर क्या बनेगा? ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, तो F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनेगा. ठीक है, अब F2 करना है तो F1 की सेल्फिंग करो या इंटरक्रॉस करो. तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है? क्वेश्चन ठीक से पढ़िए. इफ ए पेरेंट विद ये कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू यूनिट इज क्रॉस टू अनदर पेरेंट विद स्मॉल डी डब्ल्यू, द फ्रैक्शन ऑफ F2 population produced by the fusion of recombinant gametes. अब यहां पर जो गैमेट बनेंगे तो एक गैमेट क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू, दूसरा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू, एक बनेगा स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू. दिस टू गैमेट्स आर पेरेंटल गैमेट. These two gametes are recombinant gametes. ये इस साइड से बने तो इस साइड भी सेम बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा ना. ठीक है, अब यहां पर आपको पूछा है क्वेश्चन, और एक बार अच्छे से पढ़ते हैं. The fraction of F2 population produced by the fusion of recombinant gametes would be. अब आपको पेरेंटल गैमेट्स पकड़ने ही नहीं है, आपको सिर्फ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स पकड़ने हैं. तो ये दो रिकॉम्बिनेंट्स है, कौन से? कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू. एक पेरेंट से आ गए, दूसरे पेरेंट से भी वही आएंगे ना, कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू. ये अगर इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू. ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी. कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. फिर ये जाएगा इसके साथ तो क्या बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू. ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू. टोटल कितने बने? 4. ये 1 बना, दिस इज 1 2 3 4. क्लियर?
तो यहां पर अगर हम देखें टोटल कितने हुए, 4, कितने में से मिले 4, टोटल 60 मिले थे ना, तो 16 में से कितने मिले, 4 मिले। कितने परसेंट हो गए, तो 25% हो गए। बट क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन क्या आएगा इसका, 0.25। ठीक है, तो रोजलिन, प्रोमा, अंकिता, मुदस्सिर, यू गाइस आर एब्सोल्युटली राइट। इशरत, बहुत जल्दी हम सेलबाजी के साथ आ जाएंगे, सेलबाजी फिर से रिज्यूम करने वाले हैं। मेरे भी दिमाग में वो चीज है, मुझे भी रिज्यूम करनी है सेलबाजी, बहुत जल्दी आएंगे सेलबाजी के साथ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, 16 में 4 आ रहे, तो 100 में कितने आ रहे, 25 आ रहे। लेकिन आपको पूछा है फ्रैक्शन में, तो आंसर क्या होगा, 0.25। तो फ्रैक्शन में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, या किस में पूछा है, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही अनयूजुअल क्वेश्चन है ये। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन जो है गेट के एग्जाम में नहीं आते, लेकिन अब उन्होंने पूछना स्टार्ट कर लिया है। इन स्पाइरल फाइलोटेक्सिस, लीव्स आर इनिशिएटेड sequentially on the meristem with 2 successive primordial being separated by golden angle। 2 लीव्स जो है वो सक्सेसिवली सेपरेट किए जा रहे हैं यहां पर, कैसे, गोल्डन एंगल से। इफ ए प्लांट फॉलोज राइट हैंडेड स्पाइरल फाइलोटेक्सिस, when looked down the meristem, the angle between 2 successive leaves would be dash 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 in degrees with the correct sign round off to 1 decimal place। आप देखो यहां पर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूस पैटर्न है, लीव्स अल्टरनेटिंग है, एवरी लीव्स अल्टरनेटिंग है, तो 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, देन यहां पर डेक्यूसेट पैटर्न है, तो पेयर्स ऑफ लीव्स है 90 डिग्री। वर्ल पैटर्न है, वर्ल पैटर्न, तो 3 और मोर लीव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम नोड 180 डिग्री। लेकिन अल्टरनेट पैटर्न होगा, आपको पूछा भी वही गया, स्पाइरल पैटर्न होगा, तो सक्सेसिव लीव्स कहां पर होंगे, 137.5। एक्चुअली उन्होंने यहां पर गोल्डन एंगल ही पूछने की कोशिश की है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आंसर यही होना चाहिए। अब देखते वेट करते फाइनल आंसर क्या आता है उसका। ये देखो, स्केमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ लीव्स अरेंजमेंट। अगर ये डायग्राम को आप ऊपर से देखते हो, तो आप देखो डायग्राम को, अब यहां पर लिखा है द एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव लीव्स वुड बी, कैसे, इफ प्लांट फॉलोज राइट हैंडेड स्पेरिकल फाइलोटेक्सिस व्हेन लुक्ड डाउन द मेरिस्टेम। तो यहां पर भी आपको वैसे ही दिख रहा है ना, ये देखो, ये इस तरीके से आपको यहां पर दिख रहा है, ये ऐसा ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर। तो इसका जो एंगल हमें यहां पर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 137.5 डिग्री। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 90 नंबर क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस आर, ए
team of researcher isolated a mutant with reduced SAR response. Sequencing of this mutant revealed homozygous mutation in two genes X and Y. Which of the following experiments would test whether the mutant phenotype is caused by mutation in either or both the genes? ठीक है, सार के रिस्पॉन्स के ऊपर एक टीम काम कर रही है, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस के ऊपर एक टीम काम कर रही है. उन्होंने एक म्यूटेंट आइसोलेट किया और सीक्वेंस करने के बाद पता चला कि होमोजाइगस म्यूटेंट है, एक्स है वाई है, दो जीन से दोनों म्यूटेंट है, इसलिए सार उनके अंदर डेवलप नहीं हो रहा है. अब which of the following experiment would test whether the mutant phenotype is caused by mutation in either one or both the gene? फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्लांट मिला जो सार रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है, फिर मैंने डीएनए निकाला, सीक्वेंसिंग की, तो पता चला कि दो जीन के अंदर म्यूटेशन है एक्स एंड वाई. बट मेरे सामने अब टास्क है कि दैट प्लांट is not showing SAR, whether it is due to a single mutation either in X or Y, yeah, it is due to mutation in both the genes X or Y. मतलब SAR रिस्पॉन्स शो ना करने का रीजन क्या है? एक जीन के अंदर म्यूटेशन नहीं होता इसलिए होता है, या फिर दोनों के अंदर म्यूटेशन नहीं होता इसलिए होता है? SAR क्यों नहीं आता? यह पता करने के लिए आप इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे? तो सबसे पहला, क्रॉस द म्यूटेंट विद वाइल्ड टाइप एंड एनालाइज द सेग्रीगेशन पैटर्न ऑफ द फिनोटाइप. बिल्कुल सही बात है ना, ये कर सकते हैं हम आराम से, क्यों नहीं कर सकते हैं? अब इसमें मतलब कैसे हम कह सकते हैं, अगर हम यहां पर मान रहे कि कोई एक्स एक्स है, वाई वाई है, और इसका क्रॉस किया हमने एक्स एक्स वाई वाई के साथ, ठीक है. अब मान लो कि यहां पर F1 में जो है वो सारे वाइल्ड टाइप लेंगे, F2 तक जाओगे, आप क्रॉस करोगे तो डेफिनेटली आपको फिर से अगर रीअपेयर होने लगे कुछ रेशियो में, प्रोपोर्शनल रेशियो में, तो डेफिनेटली आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ, वेदर इट इज ड्यू टू एक्स और वेदर इट इज ड्यू टू वाई. कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विद एक्स और वाई, एनालाइज द फिनोटाइप इन ईच केस. सही बात है. क्या करो, एक एक्स को म्यूटेंट करो, सिर्फ एक्स को म्यूटेंट करो, फिर वाई सप्लीमेंट करो और देखो क्या आता है, या फिर वाई को म्यूटेंट करो और एक्स को सप्लीमेंट करो, फिर देखो क्या आता है. तो ये बिल्कुल करेक्ट अप्रोच है. तो डेफिनेटली ये एमएसक्यू वाला क्वेश्चन है. तो यहां पर थर्ड पर कंपेयर द एक्सप्रेशन ऑफ एक्स एंड वाई इन म्यूटेंट एंड वाइल्ड टाइप. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये पता चलेगा कि हाँ, म्यूटेंट वाले में एक्सप्रेशन कम होता है, वाइल्ड टाइप में एक्सप्रेशन ज्यादा होता है. लेकिन ये कैसे पता चले कि एक्चुअली एक्स की वजह से हुआ है, या सिर्फ वाई की वजह से हुआ है, या फिर एक्स एंड वाई दोनों की वजह से हुआ है? ये कैसे पता करें? ये इससे पता नहीं चल सकता. कॉम्प्लीमेंट द म्यूटेंट विद बोथ एक्स एंड वाई, दोनों से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, दोनों दिए, तो पता कैसे चलेगा दोनों की वजह से है या एक की वजह से? इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को म्यूटेंट करके एक को देना पड़ेगा, दूसरे को म्यूटेंट करके दूसरे को देना पड़ेगा. एक्स को म्यूटेंट, एक्स म्यूटेंट लिया तो वाई दो, वाई म्यूटेंट दिया तो एक्स लो. क्लियर? तो इस तरीके से यहां पर ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी सही होना चाहिए. तो 19 का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होना चाहिए? 1 and 2 बोथ आर करेक्ट. And the last question of botany section was easy. Wheat plants treated with prolonged cold temperature at the seedling stage flower earlier than the untreated control.
seeds collected from these treated individuals however give rise to plants that do not flower early. This phenomena is called as. अगर कोल्ड ट्रीटमेंट देते तो फ्लावरिंग जल्दी होती है, कोल्ड ट्रीटमेंट देते तो फ्लावरिंग नहीं देते तो फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? कोल्ड टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? सीधी सीधी बात है, वर्नलाइजेशन। तो करेक्ट आंसर जो है उसका क्या होगा? फर्स्ट होगा वर्नलाइजेशन। ठीक है, टेम्परेचर एक्लेमेशन नहीं, एडेप्टेशन कुछ भी दे रखा है यहां पर। दीज आर दी आंसर्स फॉर बॉटनी सेक्शन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको आंसर और अपडेटेड लग रहा है, किसी और रेफरेंस से लग रहा है, तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। आपका जो भी रेफरेंस होगा डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूंगा और उसके अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग हियर। यहां पर कह रहे एससी कैटेगरी सर, और थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत जल्दी हम गेट एक्सेल एंड गेट बीटी का यहां पर कट ऑफ लाने वाले। कट ऑफ आपको बताएंगे, इसकी वीडियो आएगी, उसका कट ऑफ का जो है आपके पास शेयर किया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। उमेश यू आर वेलकम, दुर्गा यू आर वेलकम, सुमित्रा थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको आ जाएगा। वेलकम सलाह, ठीक है। चलो, जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करें सेशन को। जेएस कट ऑफ फॉर एक्सेल जल्दी बताएंगे, थोड़ा वेट करिए, सलाह वेट करिए। महावीर सेन यू आर वेलकम। दुर्गा विश्वकर्मा सर व्हाट अबाउट सेट, सेट के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं वो बताइए। संजू कुमारी यू आर वेलकम। जूलॉजी कब आएगा? जूलॉजी आई थिंक डे आफ्टर टुमारो आएगा, ठीक है। जेएस जुनन यू आर वेलकम। सुमित्रा जटोलिया यू आर वेलकम। रिजल्ट के लिए आपको और 20 से 22 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। 20 या कह सकते अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 डेज आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बॉटनी सेक्शन था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। केमिस्ट्री सेक्शन भी बहुत जल्दी आएगा। इसी तरीके के अपडेट्स के लिए अभी तक अगर आपने आईएफएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आईएफएस ऑनलाइन। नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। आपको भी बेनिफिट हो रहा है, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, जूनियर, सीनियर उनको भी बेनिफिट मिलेगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच। वेलकम दुर्गा, सलाह वेलकम, कपिल वेलकम, एसके क्रिएटिविटी वेलकम, श्रुति अग्रवाल वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन।